क्या कभी आपने सोचा है कि बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के एक लेडी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स में भी ट्विंस हो सकते हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे हो सकते हैं? सुनकर हैरानगी तो लगी होगी ना। अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं आज का वीडियो सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वेलकम है आपका आज के इस नए हॉटस्पॉट वीडियो ट्यूटोरियल्स में विद ताहिर अवान के साथ। हमने इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पूरे के पूरे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस देख लिए हैं। फ्रूट फॉर्मेशन तक हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्लांट्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब जो ये दो टॉपिक है ना, ये देखने में बड़े ही सिंपल से लगते हैं और यूजुअली जब बच्चे इनको पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन देख के उनको लगता है कि ठीक है जी, समझ में आ गया। लेकिन इसका जो एक आप कह सकते हैं जिस्ट है, जूस है, जो इसका ओरिजिनल मीनिंग है, अगर वो आपको पता चलेगा तो यकीन मानिए आज के बाद इस टॉपिक को लेके आपके व्यूज एकदम टोटली चेंज हो जाएंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस की अगर मैं बात करूं एपोमिक्सिस का देखिए दो वर्ड हैं। फर्स्ट इज द एपो and the second word is mixes. Basically what is the meaning of apo? Apo means away from. Apo का मतलब होता है away from and the second word is mixes, that is mingling or mixing, that is away from mixing. लेकिन away from mixing is what? यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो गैमीट्स हैं दैट इज मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक प्रोडक्टिव सीड या वायबल सीड हमें मिल जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि हमने देखा इस पूरे के पूरे डेवलपमेंटल प्रोसेस में सीड तो हमें तभी मिल सकता है अगर फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं तो सीड कैसे मिलेगा? दैट प्रोसेस in which the seed and that seed is viable, that seed has the potential to germinate, but that seed has been formed without the process of fertilization. That's why that process is known as apomixis. समझ में आ गया होगा? बात समझ में आई? तो चलिए अब हम देखते हैं कि एपोमिक्सिस को बेसिकली किस तरह से डिफाइन किया जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कभी कभी हम एपोमिक्सिस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन टिपिकली नहीं कह सकते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप किस बेसिस पे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स का किसी तरह का फ्यूजन नहीं होता है। एपोमिक्सिस आप जब भी पढ़े दिमाग में एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, राइट। सबसे पहली बात जो ये फिनोमिना था ये पाया गया था एल्कोर्निया एलिसी फोलिया में। उसके बाद डिफाइन किया इसको विंकलर ने। विंकलर जी क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स बाय एसेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया एसेक्सुअल से। लेकिन अब बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते थे कि जिसमें हम देखते थे कि ट्यूबर्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू प्लांट प्रोपोगेट करता था, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो वाला प्रोसेस आप यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे मतलब ये है हमारे पास सीड आ चुका है, लेकिन वो जो सीड है वो बिना किसी फर्टिलाइजेशन के आपको मिला है, एंड दैट सीड इज वायबल। बात समझ में आई? तो उसके बाद देखिए अब उस सीड को क्या कहा जाएगा जो एपोमिक्सिस से प्रोड्यूस होता है? उस सीड को कहा जाएगा एपोमिक्टिक सीड, क्योंकि वो जो सीड है वो कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ है? एपोमिक्सिस के प्रोसेस से। एंड दैट प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द एसेक्सुअल सीड्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू जर्मिनेट इज कॉल्ड एज एपोमिक्टिक सीड एंड द प्रोसेस इज नोन एज एपोमिक्सिस। समझ में आ गया आपको बात? अब देखिए जो ये एसेक्सुअल सीड्स होते हैं इनकी खास बात क्या होती है? दे कैन प्रोड्यूस द
प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द फीमेल पेरेंट, यानी कि जिस भी वो प्लांट का सीड होगा, वो जो हमें सीड मिला है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस, वो एकदम आइडेंटिकल पेरेंट प्रोड्यूस करेगा आफ्टर जर्मिनेशन, दैट इज द पेरेंट्स आर जेनेटिकली सेम दैट आर ऑब्टेन्ड आफ्टर जर्मिनेशन, राइट। सो ऐसे सीड्स को कहा जाएगा एपोमिक्टिक सीड्स और इस प्रोसेस को कहा जाएगा एपोमिक्सिस। आई होप आपको एपोमिक्सिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो ये एग्जैक्ट उसी ही तरह से है जिस तरह से एक फीमेल का प्रेग्नेंट हो जाना बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के। तो आप देखिए सीड का मतलब क्या है, सीड क्या है, जो जनरेशन को आगे बढ़ाता है। तो ह्यूमन बींग्स में जनरेशन को आगे कौन बढ़ाता है, हमारी औलाद। तो यहाँ पे देखिए सीड कैसे प्रोड्यूस हुआ, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, यानी कि बिना किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के यहाँ पे सीड प्रोड्यूस हो गया। कंपेयर कर सकते हैं आप, इमेजिन करिए कितना ये ब्यूटीफुल प्रोसेस है। बात समझ में आई, क्यों होता है वो भी बताएंगे। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की, क्योंकि टाइप्स में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। सो अगर मैं इसकी टाइप्स की, इसकी काइंड्स की बात करूं तो ये ऑन द ब्रॉड बेसिस हम इसको दो कैटेगरीज में बांटते हैं। फर्स्ट इज द एगैमोस्पर्मी। सो एगैमोस्पर्मी का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्पर्म का एग के साथ किसी तरह से कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो जो पर्टिकुलर ओव्यूल है, या आप ये कह सकते हैं फीमेल है, वो फर्टिलाइज हो जाएगी। फर्टिलाइज होने के बाद उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के बाद हमें सीड भी मिल जाएगा। सो देखिए इन दिस प्रोसेस द एम्ब्रियो और सीड्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट मेयोसिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सो एपोमिक्सिस में किसी तरह की भी मेयोसिस नहीं होती है, किसी तरह की भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, और बाद में वो जो सीड्स है या कह सकते हैं एम्ब्रियो है, वो प्रोपोगेट करने का उसमें कैपेबिलिटी होता है फ्यूचर में जाके। बात समझ में आई। अब दूसरी तरह का जो एपोमिक्सिस है उसको कहा जाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो वेजिटेटिव और एपोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी में सिर्फ एक ही अंतर है कि जो एगैमोस्पर्मी होता है इसमें हम क्या करते हैं, नई जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर एपोमिक्टिक सीड्स। लेकिन यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, सीड्स के अलावा अगर हम किसी प्लांट पार्ट को यूज कर रहे हैं फॉर प्रोपोगेटिंग, उसको कहा जाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आप उसको जरूर पढ़िएगा, राइट। सो यही इन दोनों में अंतर है, यहाँ पे सीड्स है, यहाँ पे विदाउट सीड प्रोपोगेशन है। अब जो एगैमोस्पर्मी है इसको हम फर्दर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ये फर्दर टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सो फर्दर टाइप्स में क्लासिफाई करने के लिए मैं यहाँ सबसे पहले क्या करूँगा, डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए, राइट। सो ये मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। फीमेल, ये आ गया फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। ये आ गया ओव्यूल का डायग्राम। बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं द फर्स्ट टाइप, दैट इज द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, फ्रॉम द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल का मतलब यहाँ पे ये है, ये देखिए ये पूरा का पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो ये वाला रीजन है, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि जिसके अंदर फीमेल गैमीट है, जिसको टिपिकल कहा जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। सो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होगा, यहाँ सॉरी ये वाला रीजन है एम्ब्रियो सैक बोल लीजिए, तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। दिस इज एम्ब्रियो सैक, राइट। और ये पूरा मान लीजिए फीमेल गैमेटोफाइट है या ओव्यूल। सो इन केस ऑफ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, इसके अलावा जितने भी टिश्यूज हैं इस पूरे के पूरे ओव्यूल में, तो इसके अलावा टिश्यूज बचे कौन से, वन इज द न्यूसेलस, बड़े ध्यान समझिएगा, वन इज द न्यूसेलस एंड अदर इज द इंटेगुमेंट। अगर हमारे पास जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो इस एम्ब्रियो सैक के सेल्स के अलावा डेवलप हो रहा है, तो एम्ब्रियो सैक के सेल्स के अलावा कौन से सेल्स हैं, द सेल्स ऑफ न्यूसेलस एंड द सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट्स। उस केस में जो एपोमिक्सिस होती है
उसको कहा जाता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। दैट इज द एम्ब्रियो विल फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स, दैट इज फ्रॉम द न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट्स। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से हो रहा है उसको कहा जाएगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसमें एग्जांपल्स हैं कैक्टेसी एंड मेर्टेसी फैमिलीज, राइट। अब दूसरा आ गया गैमेटोफिटिक एम्ब्रियोजेनी। सो गैमेटोफिटिक एम्ब्रियोजेनी में क्या होगा अब कि न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स के अलावा अब इसमें क्या बच गया, द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। सो अब अगर जो हमारे पास एम्ब्रियो है वो इस एम्ब्रियो सैक से डेवलप हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा, गैमेटोफिटिक एम्ब्रियोनी। लेकिन 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 सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक है ये अनरिड्यूस्ड होगा। अनरिड्यूस्ड कहने का मतलब है कि इस एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ये एम्ब्रियो सैक है इसका डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होगा। अगर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है और वो एम्ब्रियो में भी कन्वर्ट हो रहा है देन दैट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज नोन एज गैमेटोफिटिक एम्ब्रियोनी। बात समझ में आई? सो ये दोनों में अंतर है। एडवेंटिव में क्या होता है, सेल्स अदर देन एम्ब्रियो सैक, और गैमेटोफिटिक में क्या होता है, सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मेयोसिस। दो पॉइंट याद रख लीजिए। उसके बाद इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं एरिजिरॉन, एरिजिरॉन की स्पीशीज है। उसके बाद जो ये तीन टाइप्स हैं बेसिकली एपोस्पोरी, पार्थिनोजेनेसिस और एपोगैमी, ये एडवेंटिव के ही टाइप्स हैं आप कह सकते हैं। सो एपोस्पोरी में क्या होता है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो किससे हो रहा है, न्यूसेलस से। यहाँ पे जैसे मैंने दोनों को कंबाइन किया था, अगर हम एक को डिफाइन करेंगे सो एम्ब्रियो सैक विल डेवलप फ्रॉम न्यूसेलस, दैट प्रोसेस इज नोन एज एपोस्पोरी। मुझे नहीं लगता कुछ भी इतना डिफिकल्ट है। एग्जांपल याद रख लीजिए, सबसे पहले ये प्रोसेस हायरास्ट्रियम में डेवलप हुआ था। ये बड़े बड़े जो एएफएमसी के एग्जाम्स हैं या एम्स के एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जाता है। उसके बाद आ गया, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, एपोगैमी। सो एपोगैमी का दूसरा नाम एपोगैमेटी भी होता है, एपोगैमेटी। सो अब एपोगैमेटी में क्या हो रहा है, अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो सैक के सेल्स के बिना, मतलब अब बड़े ध्यान समझना, एपोगैमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए अब मैं सिर्फ एम्ब्रियो सैक बना रहा हूं। अब एपोगैमी और एडवेंटिव में क्या डिफरेंस है, जिस तरह से मैंने क्या बताया था आपको कि गैमेटोफाइटिक और एडवेंटिव में ये डिफरेंस था कि यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का इन्वॉल्वमेंट था और यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के सेल्स के अलावा जो सेल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन एपोगैमी में क्या होता है, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो सैक के ही सेल्स की, जो एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल्स हैं, राइट। सो नॉर्मली क्या होता है, व्हाट हैपेंस नॉर्मली, जो मेल गैमेट होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज करता है और दूसरा वाला इस पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करता है, राइट। So what happens in case of apogamy? If the male, या आप ये कह सकते हैं if the embryo is developing other than the cells of egg and polar nuclei which are present in the embryo sac, then that type of development or that type of mixes is known as apogamy, apomixis। समझ में आ गई बात? So ये दोनों में अंतर है। एपोगैमी में क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सैक के खुद के ही सेल्स हैं लेकिन ये वो वाले सेल्स हैं जो फर्टिलाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में हिस्सा कौन से नहीं लेते थे, साइनर्जिड्स हो गए और एंटीपोडल्स हो गए। बात समझ में आ गई? और किसी तरह का कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर आपको डाउट होगा तो डेफिनेटली आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद आ गया पार्थिनोजेनेसिस। नाउ पार्थिनोजेनेसिस और एक और इससे मिलता जुलता वर्ड है पार्थिनो, इसमें एग्जांपल लिख लीजिएगा पोटेंटिला, पोटेंटिला। और इसी से मिलता जुलता एक प्रोसेस है पार्थिनोकार्पी। बच्चों को इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस, तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ पार्थिनोकार्पी, कॉपी पे लिखिए। पार्थिनोकार्पी में क्या हो रहा है, देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी कि फ्रूट का डेवलपमेंट हो गया ओव्यूल
की बिना फर्टिलाइजेशन के। बात समझ में आई? ओव्यूल से डायरेक्टली क्या बन गया? फ्रूट बन गया, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस? सबसे पहले तो ये चीज याद रखिए कि पार्थिनोजेनेसिस लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है और पार्थिनोजेनेसिस में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। दैट इज द डिफरेंस। पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में क्या डिफरेंस है? पार्थिनोकार्पी में सिर्फ फ्रूट डेवलप कर रहा है, पार्थिनोजेनेसिस में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है। लेकिन यहां पे जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है दैट इज फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड ओवम। बात समझ में आई? बात समझ में आई आपके कि पार्थिनोजेनेसिस में अनफर्टिलाइज्ड एग से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, लेकिन पार्थिनोकार्पी में केवल और केवल फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। आई होप आपको ये क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुका होगा। बात समझ में आई आपके? सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एपोमिक्सिस। मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपने ये टॉपिक पहले से भी पढ़ा होगा तो मुझे डेफिनेटली आप बताइएगा कि क्या आपको आज का जो हमने पढ़ाया है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। राइट, अब हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। सो चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। सो देखिए दो वर्ड है यहाँ पे भी, पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। सो पॉली एम्ब्रियोनी इज सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ टू और more than two embryos from single fertilized egg। बात समझ में आई? तो देखिए अब पॉली एम्ब्रियोनी को हम ह्यूमन बींग से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ह्यूमन बींग्स में आपने सुना होगा ट्विंस होते हैं। सो ट्विंस के केस में भी क्या होता है, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। जब ट्विंस होते हैं तो वो जो एग है जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो एक ही जो एग है या तो उसके साथ दो स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं या फिर ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंटल प्रोसेस वो जो एग का ब्लास्टुला पार्ट होता है वो बाहर निकलना या आप कह सकते हैं उसकी एक एडिशनल लेयर बनना शुरू हो जाती है। वी विल एक्सप्लेन यू, जिसके कारण वहां पे ट्विंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि दो या दो से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं एक ही फर्टिलाइज्ड एग से। सो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉली एम्ब्रियोनी। और ये जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आते हैं ये यूजुअली पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। राइट, अब जो एडिशनल एम्ब्रियोज होते हैं पर ये यूजुअली मैच्योर नहीं होते हैं। मैच्योर इसलिए नहीं होते क्योंकि इतना सारा रिजर्व फूड उनके लिए वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। बात समझ में आई? अब जो सीड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इन केस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, उस सीड को बोला जाएगा पॉली एम्ब्रियोनेट सीड। और ये जो प्रोसेस है सिट्रस यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स हैं और मैंगो को छोड़ के बाकी सारे प्लांट्स में ये कॉमन प्रोसेस पाया जाता है पॉली एम्ब्रियोनी का। आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पॉली एम्ब्रियोनी की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। राइट, अब हम बात कर लेते हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। सो देखिए एपोमिक्सिस में मैंने आपको जिस तरह से बताया कि किसी तरह का फ्यूजन नहीं होगा, सो वहीं से आपके सारे सिग्निफिकेंस आ जाएंगे। अब आप सोचिए जब मेल गैमेट्स का फीमेल के साथ फ्यूजन ही नहीं हो रहा है यानी कि केवल फीमेल ही डेवलप कर रही है, तो इसमें सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो ये है कि कैरेक्टर्स का किसी तरह से मिक्सिंग नहीं होगा। अगर कैरेक्टर्स का मिक्सिंग नहीं हुआ तो सीधी सी बात है वो जो हमारे पास नया ऑफस्प्रिंग आएगा वो जेनेटिकली क्या होगा? सेम होगा। तो देखिए मान लीजिए ये मेल है ये फीमेल है ना, तो मैंने क्या बोला? सिर्फ फीमेल ही डेवलप कर रही है। सो मेंडल जी क्या कहते थे कि ये एक कैरेक्टर मेल का आता था एक कैरेक्टर फीमेल का आता था, फिर बाद में जो ये कैरेक्टर था ये सेग्रीगेट हो जाता था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे क्योंकि फीमेल ही डेवलप कर रही है तो सेग्रीगेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बात समझ में? सो यहाँ पे गैमीट्स का सेग्रीगेशन नहीं होता है, हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट्स के। और बड़ी बात ये है क्योंकि वहाँ पे मेल का किसी तरह का कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। सो हमें जो सीडलिंग मिलेंगे वो यूजुअली डिजीज फ्री होते हैं।
लेकिन उनमें सीडलिंग में कैपेबिलिटी होता है कि वो फ्यूचर में जाके जर्मिनेट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम आर्टिफिशियल सीड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमें एक बेटर यील्ड भी मिल सकता है। अब ये जो एपोमिक्सिस का प्रोसेस है, इसको हमारे जो फार्मर्स हैं ये किस तरह से बेनिफिशियली यूज करते हैं, क्योंकि देखिए जब भी वो क्रॉप्स को लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होना, फर्टिलाइजेशन तो होना ही है, लेकिन इन सीड्स को यूज करके एपोमिक्टिक सीड्स को यूज करके वो अपनी क्रॉप में बहुत ही अच्छा उनको यील्ड प्राप्त हो सकता है और वो सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं वो डिजीज फ्री हो सकती हैं। इंडिया में बहुत सारे साइंटिफिक इस पे काम चल रहे हैं एपोमिक्सिस पे आने वाले दिनों में, ताकि हमें डिजीज फ्री प्लांट्स मिलें और हमारे फार्मर्स को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो हाइब्रिड क्वालिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाए, ताकि इस दुनिया का क्या हो, कल्याण हो। राइट, सो इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि हम आपको इसको एक्सप्लेन करने में कामयाब रहे हैं। अगर नहीं भी रहे होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको लगता है कि हमने कुछ नया सीखा है तो आप वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने आप को हेल्दी रखिए, पढ़ते रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।